बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आज पंचायत चुनाव को लेकर के वोटिंग चल रही है, लेकिन इस दौरान हिंसा की तस्वीरें, हिंसा की खबरें जगह जगह से आई हैं। जी, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की 73,887 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर, जो कि महाराष्ट्र से है। देखिए, शिंदे सरकार में विभाग बंटवारे पर सस्पेंस बढ़ गया है। क्यों? देखिए, डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके साथियों को कौन कौन सा विभाग मिलेगा, अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राजेंद्र, देखिए, एक तरफ तो मंत्रालय पर रार है और देखिए दूसरी तरफ पोर्टफोलियो प्रोफाइल क्या होगा, कौन से महकमे में कौन जाएगा, इसका पता नहीं है। बिल्कुल, तो एक तरफ मंत्रालय पर रार है, दूसरी तरफ नासिक में शरद पवार हैं। आज वो बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। वो छगन भुजबल के गढ़ में अपनी ताकत दिखाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ राजेंद्र हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना, राजस्थान दौरे की, जहां पीएम मोदी जनता को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। बिल्कुल, दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन है स्नेहलता। बिल्कुल, और आगे बढ़े, बात करें दिल्ली की बात होगी, क्योंकि बीजेपी के बड़े मंथन की बात होनी जरूरी है। जिसमें 2024 के विजय प्लान की रणनीति पर बात होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का एजेंडा। चलिए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से जुड़ी जो हिंसा, उसमें रात से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। वहीं नॉर्थ 24 परगना, मालदा सहित कई जगहों से फायरिंग, आगजनी, टकराव की खबरें आई हैं। और इस दरमियान अहम यह है कि 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। जहां अभी चुनाव तो चल रहा है, 7 बजे से मतदान की शुरुआत होती है, लेकिन हिंसा की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया है। जबकि ये दिन की शुरुआत है, दिन चढ़ने के साथ किस तरीके से चीजें सामने आएंगी, उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हिंसा में अब तक 6 की मौत हो चुकी है। कूच बिहार के तूफानगंज में कल देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की भी हत्या की खबर है। बीजेपी कार्यकर्ता की भी कूच बिहार में गोली मारकर हत्या की गई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी समर्थक की हत्या की खबर है। बिल्कुल राजेंद्र, मुर्शिदाबाद के खरग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। दर्शकों को बताते चले कि नॉर्थ 24 परगना से निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक की हत्या की खबर है। मालदा की भी बात कर ले, मणिकचक में भी टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, 6 लोगों की जान जा चुकी है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा, उल्लासपुर इलाके में जमकर गोलीबारी की खबर है। कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जहां पंचायत चुनाव वोटिंग के बीच उल्लासपुर इलाके में जमकर गोलीबारी की गई है। देखिए, तस्वीरें आ गई हैं, कैसे सड़क पर अराजकता का माहौल है, हाथ में डंडे लेकर के अफरा तफरी वाला माहौल, शोर शराबा, गोलियों की गूंज, ये तड़तड़ाहट और लोगों का इस तरीके से जान बचाते हुए भागा, सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। और एक तरफ लोग वोटिंग के लिए घर से बाहर निकल करके क्यू में खड़े हैं, और एक तस्वीर ये भी है राजेंद्र। बिल्कुल, मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से, और उसी बीच में गोलीबारी चल रही है। लाठियां लेकर लोग निकले हैं, और आप देखिए कैसे ही हिंसा इस वक्त मुर्शिदाबाद जिले के उल्लासपुर में, गोलीबारी, अफरा तफरी, आगम भाग, रक्त रंजित ये चुनाव वहां पर। और रात से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। जो ताजा अपडेट है, अब तक मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। और तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयान कर रही हैं। बम से भी हमला हुआ है। सीधा आपको मुर्शिदाबाद लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल मुर्शिदाबाद से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो वहां की ताजा तस्वीर भी दिखाएंगी, वहां का हाल भी बताएंगी। मनोज्ञा, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और 6 लोगों की जान अब तक रात से जा चुकी है। ये तो अपडेट मैंने दिया है दर्शकों को, लेकिन इस वक्त सबसे ताजा जानकारी क्या है आपके पास?
देखिए राजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि रक्त रंजित राजनीति है और रक्त रंजित राजनीति के कारण ही सुरक्षा के कारणों से हमें उन्हीं इलाकों में रहना पड़ता है जहां पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकें और अपनी सुरक्षा और अपनी टीम की सुरक्षा को भी उसी ढंग से मुहैया करा सके। मैं इस समय डोमकल थाना इलाके में हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले ही जिस तरह की बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कितनी ही कोशिशें हो जाएं, पश्चिम बंगाल की पंचायत की राजनीति में भी हर जगह बमबारी हो रही है। और अब सवाल एक के बाद एक ये उठ रहे हैं कि इसे गणतंत्र का पर्व कहा जाता है, जहां पर लगातार लोग आकर अपने घरों से हर स्थानीय इलाके में जाकर वोट कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यानी कि 30 दिन में 23 मौतों के सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा? अगर ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, पश्चिम बंगाल में जिस समय राज्य के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी हो जाती है। वो भले ही बीजेपी हो, टीएमसी हो, या फिर आईएसएफ, या फिर सीपीआईएम, या फिर कांग्रेस। मुर्शिदाबाद को तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस समय कोई भी गढ़ नहीं है। इस समय हर पार्टी अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है और इसमें निर्दलियों को भी नहीं छोड़ा गया है, जिसमें बार बार हत्या और हिंसा की तस्वीरें अपने आप में अपनी हिंसा की बातों को बयां कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत चिंताजनक स्थिति। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल मनोज्ञा इन तस्वीरों के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ये खबरें दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं और वो बता रही हैं ताज़ा हालात इस मतदान की। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। 4 तस्वीरें मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, इसके अलावा बीरभूम और बारासात की हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे अनुमान कर सकते हैं कि किस तरीके की हिंसा चल रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और रात से हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है, जैसा कि अभी मनोज्ञा बता रही थी। ऐसी स्थिति के बीच में भी मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से। तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयान कर रही हैं। तस्वीरें हिंसा किस तरीके की हो रही है, वहां पर कैसे गोलियां दागी जा रही हैं, कैसे बम फेंके जा रहे हैं, कैसे हिंसा हो रही है, इन सब को बता रही हैं। बम से हमला हुआ है, आप देखिए, अफरा तफरी, लाठियां लेके लोग निकले। इसमें निर्दलीय जो है वो भी बख्शे नहीं गए। पार्टी के कार्यकर्ता तो बिल्कुल इसमें है ही शामिल, और वो उनकी हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी हिंसा का शिकार हुए हैं और वो भी हिंसा में शामिल रहे। बम से हमला कैसे किया गया मुर्शिदाबाद में, लासपुर में, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। बिल्कुल, और इस बात को समझना होगा कि जहां इस तरीके की बमबाजी हो रही हो, जहां इतना हो हल्ला हो, शोर शराबा हो, जिंदगी पर बात बन जाए, तो आम लोग घरों से बाहर कैसे निकलेंगे और किस तरीके की वोटिंग होगी? मतदान प्रतिशत क्या होगा ऐसे इलाकों का जहां की तस्वीरें ऐसी हों? चलिए आगे के एजेंडा में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां शिंदे सरकार में नए मंत्री के बीच विभाग के बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले दे दें। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार को अब तक कोई मंत्रालय नहीं मिला है। एनसीपी में बगावत कर बीजेपी के साथ आए हैं। अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ तो दिला दी गई, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बिल्कुल, आपको बताते चले, अजित पवार ने 2 जुलाई को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन विभाग के बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस कायम है। कौन सा विभाग उनके जिम्मे में है? इसके अलावा बताते चले, शिंदे सरकार में विभाग बंटवारे पर सस्पेंस की स्थिति अभी बनी हुई है। एनसीपी के मंत्रियों को अभी तक नहीं पता कि किस विभाग का जिम्मा उनके कंधों पर है। विभाग बंटवारे पर पेच फंसता महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। बिल्कुल, अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं, उनको भी अभी तक पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं हुआ है, उनको भी अब तक विभाग नहीं बताया गया है, विभाग नहीं मिला है। ये बड़ी खबर, ये ताजा अपडेट, ये ताजा अपडेट, अजीत पवार को अभी तक मंत्रालय नहीं मिला है। सस्पेंस बरकरार है। कौन से मंत्रालय जिन्होंने नए मंत्री पद की शपथ ली है अजीत पवार के साथ उन्हें मिलेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए, ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है कि अजित पवार को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किस तरीके से चीजों का बंटवारा होगा। अटकलों का बाजार बड़ा गर्म है, बहुत तेजी से लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो रही राजेंद्र।
बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के पास है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे सीएम। इनके अगर आप विभागों की बात करें तो सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना तकनीक, सूचना जनसंपर्क, लोक निर्माण, परिवहन, सामाजिक न्याय, राहत पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, भू जल संरक्षण, पर्यावरण, अल्पसंख्यक वक्फ, ये जिम्मेदारी। ये तो मुख्यमंत्री के विभाग रहे। आपको उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विभाग बता दें, उनके पास है गृह, वित्त, योजना, कानून, जल संसाधन, भवन, ऊर्जा। ये विभाग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। अब अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह कि सस्पेंस बरकरार है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा और उनके साथ जिन लोगों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें भी कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। बिल्कुल, और इसे लेके प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार दो लोगों के नाम के बगल वाले बोर्ड में इतनी लंबी चौड़ी चीजें लिखी हैं, लेकिन एक पे क्वेश्चन मार्क बना है। सीधे रुख करेंगे ग्राउंड का और हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह से जानकारी लेते हैं कि मृत्युंजय, आखिरकार ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहने वाला है? भीतर खाने से आ रही खबरें क्या बता रही हैं? क्या अपडेट है? देखिए, जो ये सस्पेंस है वो जल्द खत्म होने वाला है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन पोर्टफोलियो बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन असंतोष भी उतना ही बड़ा है। यही वजह है कि 2 जुलाई को जो शपथ विधि हुई थी, आज 8वां दिन है, 8 जुलाई हो गया, 7 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए। मंत्री अपने इलाकों में जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन बिना किसी विभाग, बिना किसी खाते के जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मुख्य वजह देखिए क्या है कि अजीत पवार को और उनके 9 लोगों को, कुल मिलाकर 9 लोगों को मंत्री पद तो दिला दिया गया। अब एनसीपी को चाहिए मलाईदार पद, और मलाईदार पद देने के पक्ष में शिवसेना शिंदे गुट नहीं है। अजीत पवार चाहते हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिले। ऐसे वित्त मंत्रालय जिसके पास होगा, यही तो आरोप लगाते रहे शिंदे जब पिछले साल से लेकर 1 साल तक यही आरोप लगाते रहे कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो जितना पैसा था वो एलोकेशन एनसीपी के नेताओं को अजीत पवार देते थे, हम लोगों को तो काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता था। ऐसा इनका वित्त विभाग चलता था। और अब अगर वापस से अजीत पवार को वित्त विभाग जाता है तो किस मुंह से बुराई कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। साथ ही साथ नाराजगी, अब देखिए 9 मंत्री पद एनसीपी को चले गए, जो बागी शिवसेना के थे उस समय, और अब शिवसेना हो चुकी है शिंदे गुट वाले, उनको मंत्री पद नहीं मिलना है। और अगर मलाईदार पद भी नहीं मिलते हैं तो ऐसे पर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। यही वजह है, इतना वक्त लग रहा था, लेकिन कल रात को मंथन इतना लंबा खिंच गया है मृत्युंजय, और ये समझा भी जा सकता है, लेकिन ये सस्पेंस कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया है। तो आइए अब आपको ये बता देते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान अजीत पवार के पास कौन से मंत्रालय थे। बिल्कुल, और देखिए महाविकास आघाड़ी सरकार में अजीत पवार के पास जो विभाग थे, जो डिपार्टमेंट थे, वो कुछ इस तरीके से वित्त और योजना, और इसके अलावा एनसीपी के पास भी कई खास मंत्रालय थे, विभाग थे, जिनमें अगर बात करें जल संसाधन, गृह आता है, खाद्य आपूर्ति आता है, उत्पाद कौशल विकास आता है, भवन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आता है, खाद्य और औषधि वितरण विभाग आता है, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, सहकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, ये लेबर के साथ इतने सारे डिपार्टमेंट आते हैं राजेंद्र। बिल्कुल, ये सारे विभाग एनसीपी के पास थे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, यानी कि जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी और जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। ये सारे विभाग उस वक्त एनसीपी के पास थे। लेकिन अब आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मृत्युंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, हमने दर्शकों को बताया कि कौन से विभाग एनसीपी के पास थे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। अभी जो पोर्टफोलियोज एलोकेट होंगे, क्या उसमें ऐसा ही संतुलन बनाने का प्रयास होगा? देखिए, जब मुख्य तौर पर जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो यही कहा जा रहा था कि भले ही सीएम पद उद्धव ठाकरे के पास है, शिवसेना के, लेकिन जो मलाईदार पद है वो सब एनसीपी के पास है। उदाहरण के तौर पर गृह मंत्रालय, आपको पता होगा कि गृह विभाग अनिल देशमुख के पास था, जो कि बाद में जेल चले गए थे, फिर उनकी जगह पर दिलीप वलसे पाटिल को बनाया गया था। दूसरा है वित्त विभाग। वित्त विभाग अजीत पवार के पास में था।
तीसरा है महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है इरिगेशन का, सिंचाई विभाग, और सिंचाई विभाग अजीत पवार के पास था। यही सिंचाई विभाग जिसको लेकर अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे सिंचाई घोटाले का, जिसमें उनको बाद में राहत मिली। तो ये मलाईदार पद एनसीपी के पास थे, तो चाहते हैं कि हमें इस बार भी ये मलाईदार पद मिलने चाहिए। इसी को लेकर शिवसेना नहीं चाहती है कटेगा केक बटेगा केक, कुल मिलाकर के पावर का गेम है और इसमें किसका हिस्सा, कितने शेयर चाहिए, इसी पर सस्पेंस बरकरार है। लड़ाई भी इसी की है। बिल्कुल। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र के नासिक पर भी आज सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। वहां पर आज एनसीपी के दिग्गज शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। नासिक के येवला में शरद पवार की जनसभा है और ये शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले छगन भुजबल का गढ़ बताया जाता है। छगन अब अजित पवार गुट में शामिल हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, तो वही शरद पवार ने पूरे राज्य में घूम करके जनता के बीच जाने का पहले ही ऐलान कर रखा था और उसी के तहत आज तस्वीरें भी आएंगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से शरद पवार पहुंच रहे हैं और जनता के बीच उनका मन टटोल रहे हैं। क्या कहेंगे मंच से, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और फिर से एक बार मृत्युंजय के पास चलते हैं जिनकी निगाहें हैं इस खबर पर। मृत्युंजय, उस जगह पर शरद पवार बोलेंगे जो छगन भुजबल का इलाका है, क्या वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है, क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, शरद पवार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके साथ कुछ उनके सहकर्मी साथ छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो जनता के बीच जाएंगे। उनका शरद पवार की राजनीति का बहुत पुराना पैतरा रहा है कि वो मैंडेट के लिए, अपनी बात रखने के लिए सीधा जनता के बीच जाते हैं। और शरद पवार एक बहुत बड़े नेता है, तो जमीनी नेता है, तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों की भीड़ है। यहाँ तक कि बागी विधायक और बागी मंत्री जो हैं वो भी शरद पवार को ही अपना नेता और आदर्श मानते हैं। अब आपको बता दें कि जब बगावत हुई थी उसके बाद भी शरद पवार करार गए हुए थे, सातारा में गए हुए थे, वहां भी जहां से वो जा रहे थे उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर उनका स्वागत कर रहे थे। इस बार भी उन्होंने यही रास्ता अपनाया है। हर जगह चैलेंज दे रहे हैं अजित। अब बहुत शुक्रिया मृत्युंजय ये ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए, और तस्वीरें तो आज पूरे दिन छाई रहेंगी, हम बताते रहेंगे दर्शकों को। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के तेलंगाना और राजस्थान दौरे की। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। कल यूपी और छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान को गिफ्ट देने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान दौरे पर पहुंचेंगे, बीकानेर में जनसभा करेंगे और ये दौरा राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों का दौर शुरू हो चुका है। कल तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से उत्तर प्रदेश से आई, लेकिन आज की बारी राजस्थान की है। हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं वो राजस्थान और तेलंगाना को। आइए आपको और ज्यादा विस्तार में ये तमाम चीजें बताते हैं। मिशन राजस्थान के बारे में बताते हैं। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है और इसके बारे में आपको बताएं, यहां पर वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बीकानेर की बात कर रहे हैं हम, यहां पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, इसके अलावा देखिए 11,000 करोड़ की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, इसका भी उद्घाटन होना है। बिल्कुल, और 24,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री। इसके अलावा बीकानेर भिवंडी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन भी होना है। बिल्कुल, और 100 बेड्स के ईएसआई अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही आगे बढ़े बताएं, बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जानी है। और आपको बताएं कि चुरू रत्नागढ़ डबल रेल लाइन की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। और देखिए ना, इस साल छठी बार राजस्थान में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये डिटेल्स हैं। राजस्थान जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर ये सौगात देंगे वो राजस्थान के लोगों को। अब आपको बताएं बीकानेर का राजनीतिक कनेक्शन। देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का संसदीय क्षेत्र है जी, और 4 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा है वहां की। बिल्कुल, 2019 में मेघवाल के लिए मोदी ने प्रचार किया था, याद रहे? बिल्कुल, और बीकानेर संभाग की 32 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। बड़ी बात है। और बीकानेर में 7 में से 3 सीटें अभी भी बीजेपी के पास हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम तथ्य हैं जो प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे से जुड़े हुए हैं। और अब आपको बीकानेर लेकर चलने का वक्त आ गया है।
और बीकानेर लेकर आपको चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने के बारे में, उनके दौरे की तैयारियों के बारे में विस्तार से हमें जानकारी देने वाले हैं। मनीष। बिल्कुल राजेंद्र, तकरीबन 3:30 बजे प्रधानमंत्री बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर लगभग 24,000 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत वो करने वाले हैं। राजनीति की बात की जाए तो बीकानेर राजस्थान का अहम राजनीतिक हिस्सा है और यहाँ पर जैसा आपने बताया फिलहाल बीजेपी के पास 7 में से केवल 3 सीटें हैं, लेकिन अगर पूरे संभाग की हम बात करें तो जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पर 32 सीटें हैं। और ये राजनीति के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस इलाके का जाटलैंड या हार्टलैंड कहा जाता है। राजस्थान का जो एक बड़ा मार्शल कौम है जाट समुदाय, वो इसी इलाके से ताल्लुक रखता है। तो प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो मोदी के बहुत करीबी देखना तो ये भी रहेगा कि वहां के मंच से पीएम मोदी किस तरीके से हुंकार बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र। बिल्कुल। और अब प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार दौरे की लिस्ट में तेलंगाना का नाम भी है। राजस्थान से पहले प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में होंगे। बिल्कुल, पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद तेलंगाना के वारंगल पहुंच जाएंगे। 6100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देनी है। इस बड़ी सौगात के मौके पर वारंगल में जो सार्वजनिक कार्यक्रम होना है, वहां से बड़ी खबर यह है कि सीएम केसीआर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नहीं होंगे। सीएम केसीआर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ये आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वहां के केसीआर भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आपको मिशन तेलंगाना के बारे में और विस्तार से बताते हैं। तेलंगाना के वारंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। बिल्कुल, और तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव भी हैं। एक साल में चौथी बार तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी बताते चले कि 6100 करोड़ की योजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी जाएगी और 5,500 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी बताते चले कि नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के सेक्शन की भी आज आधारशिला रख दी जाएगी। काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब कुछ आज होने वाला है। सौगातों का दिन है तेलंगाना के लिए। मानसून की बारिश की वजह से अगर देखें पूरे देश की तस्वीरें अच्छी नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है। आफत का सबब ऐसा है, आलम ऐसा है कि पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी सैलाब का सितम है। बिल्कुल, चारों तरफ से बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है। कैसे आफत बनकर बादल धरती पर बरस रहे हैं, उसकी 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो 8 तस्वीरें आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव बालटाल में बादल फाड़ बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है और इसके चलते यात्रा को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार की है। यहाँ भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। कुदरत के कहर की जो तीसरी तस्वीर है वो भी उत्तराखंड के हल्द्वानी से ही है। यहाँ के शेर नाले में एक कार बहती दिखाई दी। चौथी तस्वीर भी उत्तराखंड से है, चमोली से है। यहाँ पर बल्ली के सहारे युवक एक बाइक लेकर नदी पार करता दिखाई दिया। पांचवी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है और यहाँ सड़क पर जलभराव में सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां फंस गई। छठी तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी से है। यहाँ सड़क पर बारिश के साथ गंदा पानी भर गया और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। 7वीं तस्वीर बिहार के दरभंगा की है। यहाँ नदी के तेज बहाव में फंसी एक बोलेरो को बहुत मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और 8वीं तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है वो मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई है। यहाँ उफनता नाला पार करने को लोग मजबूर हैं। ये 8 तस्वीरें बाढ़ का कहर दिखा रही हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू के रामबन में भारी बारिश की खबर। जबरदस्त बारिश से सड़क का एक हिस्सा बह चुका है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद बताई जा रही है। T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क बह गई है इस सैलाब में। तस्वीरें आप देख लीजिए। सैलाब का सितम देखिए, पूरी सड़क बह गई। जम्मू के रामबन में भारी बारिश की खबर और सड़क बह गई। बिल्कुल, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि पूरी की पूरी सड़क किस तरीके से बारिश के भेंट चढ़ गई। बारिश यानी पानी के साथ, तेज बहाव के साथ ये पूरी सड़क का हिस्सा अच्छा खासा चंक भरभरा कर किस तरीके से पानी के साथ बहता चला गया। ये जो रास्ता है, लोकेशन है, वो भी हम आपको क्लियर करते चले। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आई हैं। रामबन है, वहां बारिश के बाद की तस्वीरें आप देखिए। जबरदस्त बारिश होती है और बारिश के बाद सड़क का एक अच्छा खासा हिस्सा
पानी के साथ कुछ यूं बह गया मानो उसका नामो निशान ही ना हो, वजूद ही ना हो। T3 T5 को जोड़ने वाली ये सड़क है जो बह गई है और बिल्कुल सड़क जैसी अब दिखाई नहीं दे रही है। पहले वजूद हुआ करता था, लेकिन बारिश ने सब कुछ धो दिया है बारिश के साथ। और ये देखिए 1 2 3 4 5 गिनते गिनते ये पूरी सड़क समा गई। एक एज इसका किनारा कच्चा सा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 गिनिए आप और इतने देर में सड़क साफ। ये हाल है जम्मू कश्मीर का। रामबन ये जगह है। बारिश के बाद आप जब देख रहे हैं यहां सड़क हुआ करती थी, क्योंकि कुछ सेकंड्स के भीतर सड़क का सफाया हो गया। बारिश ने धो करके रख दिया इस सड़क को। अब यहां पर आवाजाही मुश्किल है। T3 T5 को जोड़ने वाला ये रास्ता होता था, लेकिन अब इस रास्ते का कोई वजूद नहीं है। कुछ सेकंड्स के भीतर पानी और मलबे में तब्दील हो गई है पूरी की पूरी सड़क। अंदाजा लगाइए आपकी बारिश का असर, मानसून का असर कैसा है। सड़क जो T3 और T5 को जोड़ रही थी वो बह गई। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है, और वो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। वहां के बालाघाट में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश से उफान पर मनकुंवर नदी आ गई है। जान जोखिम में डालकर लोग वहां पर सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, सफर थमता नहीं है, जिंदगी रुकती नहीं है। मॉनसून 2 महीने रहेगा, लेकिन घर से बाहर लोग निकलेंगे जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन निकले तो निकले कैसे? वो रास्ता बचा है सिर्फ ये। प्रलय भयंकर और बाढ़ के बाद, बारिश के बाद लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कैसे होंगी, इसके लिए घर से बाहर निकलना है। लेकिन जब घर से बाहर निकले तो चले कहां? जो सड़क थी वो तो तालाब है या नदी है, और तेज बहाव के बीच, सैलाब के बीच लोग किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। औरतों के, बच्चों के हाथ पकड़ के, बुजुर्गों के हाथ पकड़ के बड़े धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। नदी है जो उफान पर आ गई है, ये मनकुंवर नदी है, और इसी में जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, और लगातार बारिश के बाद ये नदी उफान पर है। मनकुंवर नाम इसका। और देखिए मोटरसाइकिल लेकर भी लोग इस उफनाई हुई नदी को पार करते दिखाई दे रहे हैं। पीछे पीछे लोगों की कतार लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा होता है गांव के बीच में कि नदी के पार 2 गांव बसे होते हैं, और लोगों की कनेक्टिविटी के लिए अक्सर पुल या चीजें पार करना मजबूरी होता है। बड़ी खबर है उत्तराखंड से। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बताते चले, टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर हाईवे का यह हाल देख लीजिए आप, तस्वीरें देख लीजिए आप। यह हाईवे है और अब आवाजाही ठप बताई जा रही है। लैंडस्लाइड से पूरा सड़क का हिस्सा ढहा है वहां पर, और चंपावत की आप तस्वीरें देख रहे हैं। टनकपुर चंपावत जो कनेक्शन है उसका ये आलम है इस वक्त उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद से ग्राउंड पर क्या स्थिति है दिखाने के लिए एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मौजूद हैं, और बीती रात जो बारिश हुई है उसके बाद से स्थिति देखिए कि ये एक मुख्य सड़क है जो टनकपुर को चंपावत और पिथौरागढ़ से जोड़ती है। उस सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटकर गिर चुका है, और एक बड़ा गड्ढा यहां पर आपको नजर आएगा। हालांकि बहुत चौड़ी सड़क यहां पर थी, लेकिन बीती रात जो बारिश हुई है उसके बाद से स्थिति यह है कि आप देखिए कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा गड्ढे में तब्दील हो गया है, टूट चुका है, और एक जो छोटा सा हिस्सा रह गया सड़क का उसी से जो गाड़ियां हैं वो गुजर पा रही हैं। तो ये आमतौर पर स्थिति बन जाती है उत्तराखंड की जब भी यहां पर बारिश होती है। और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, उसके बाद से स्थिति देखिए कि क्या स्थिति यहां पर नजर आ रही है। एक तस्वीर मैं कहूंगा अपने कैमरामैन वीरपाल से कि ऊपर की भी दिखाएं। ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ जो है वो नीचे खिसकते हुए आपको नजर आएंगे, और यहीं से जब बड़ा मलबा टूटकर नीचे गिरा तो वो पूरी सड़क अपने साथ बहाकर नीचे चला गया। तो ये स्थिति आप देखिए कि ये मुख्य सड़क है जो कि टनकपुर को पिथौरागढ़ चंपावत से जोड़ती है, और उसका क्या हाल हुआ है बारिश के बाद से कि एक बड़ा हिस्सा सड़क का टूट चुका है। यानी कि यहां पर से गुजरना अब गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है, कभी भी दूसरा बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि यहां पर ये आप देख रहे हैं कि सफेद पट्टी लगा दी गई है ताकि ये पता चल सके कि आपको इससे आगे की तरफ नहीं जाना है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जब उत्तराखंड में बारिश होती है तो उसके बाद से ऐसा ही मंजर हर जगह देखने को मिलता है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद से स्थिति हुई है। एक सड़क जो कि मुख्य सड़क है और काफी चौड़ी सड़क है, वो सड़क का आधा से ज्यादा हिस्सा
टूटकर एक गड्ढे में तब्दील हो गया है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि इस पूरे जिले में रेड अलर्ट है अगले 3-4 दिनों तक। तो ऐसे में अगर बारिश और ज्यादा होती है तो स्थिति उत्तराखंड की और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड। वीरपाल रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड। उत्तराखंड की तस्वीर आपने देखी और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर से है। यहां भी जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश से कई इलाकों में जलभराव की खबर है। पिछले आधे घंटे से लगातार बारिश चल रही है दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में और कई इलाकों में जलभराव हो गया है। पिछले आधे घंटे की बारिश ने कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा कर दिए हैं। जाहिर सी बात है ये लोगों के लिए परेशानी का सबब है दिल्ली और एनसीआर के। बिल्कुल, तस्वीरें आ गई हैं, देख लीजिए किस तरीके से सड़कों का हाल है। आप ये सावन का महीना है, बारिश हो रही है, बूंदों को देख सकते हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज सिस्टम, इसका क्या कीजिएगा। इसीलिए अब तस्वीरों को दिखाते हैं, ग्राउंड पर लिए चलते हैं, सीधा ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। दीपक रावत चंपावत से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, सचिन कुमार शिमला से हमारे साथ कनेक्ट हैं, मदिया खान नोएडा से लाइव है इस वक्त, और निधिश्री गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं चंपावत दीपक रावत के पास और उनसे जानते हैं कि वहां की ताज़ा तस्वीर क्या है, क्या बारिश के हालात हैं, क्या बाढ़ के हालात हैं और जनजीवन उससे कैसे प्रभावित हुआ है। दीपक जी, बहुत बुरे हालात हैं उत्तराखंड के। लगातार बारिश हो रही है, हालांकि सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसमान की तरफ हम देखें तो बादल घने हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। और जब ये बारिश होती है तो क्या मंजर उत्तराखंड का होता है, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बेहद खतरनाक मंजर इस वक्त ये आप देखिए कि ये जो जगह है ये बिल्कुल प्रॉन एरिया है लैंडस्लाइड को लेकर, और कभी भी मलबा जो है वो एकदम से नीचे आ जाता है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो देखिए आप नीचे आ गए हैं। मेन सड़क है ये, पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ने वाली मेन सड़क है। जब आप दिल्ली से पिथौरागढ़ की तरफ जाएंगे तो आपको इसी सड़क से होकर गुजरना होता है। मिलिट्री की गाड़ियां भी इसी सड़क से होकर गुजरती हैं। और आप देखिए कि कितना बारीक रास्ता जो है वो रह गया है, और जब यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं तो कितने भयंकर तरीके से, ये देखिए आप, कभी भी पत्थर जो है वो नीचे गिर सकता है, किसी बाइक सवार पर गिर सकता है, किसी कार सवार पर गिर सकता है, और कई सारे हादसे इससे पहले यहाँ पर हो चुके हैं। एक तस्वीर और देखिए, नीचे एक सड़क, लगातार तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, सड़क को ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये पहाड़ों का हाल है तो मैदान भी कुछ सेफ नहीं है। सीधा रुक करते हैं, निधि श्रीका गुरुग्राम से जुड़ी हैं और निधि दिखाएंगी, बताएंगी कि किस तरीके से बारिश तो है लेकिन तस्वीरें क्या हैं, लोगों को इस बारिश से राहत है या आफत है। देखिए, राहत तो बिल्कुल नहीं है, आफत ही आफत है। और ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखा सकूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गुरुग्राम के रास्ते में, और जब मैं गुरुग्राम जा रही हूँ दिल्ली से तो जो मुझे तस्वीरें दिख रही हैं वो आपके सामने है। किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है, और ये ट्रैफिक की स्थिति लगभग हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर जो है ऐसी स्थिति नजर आ रही है जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ है, और जितनी गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल धीमी रफ्तार से चल रही हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आज शनिवार है, जाहिर सी बात है सारे जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें कम लोग जाते हैं, क्योंकि आज के दिन बंद होता है। और आज जब छुट्टी होती है उस दिन भी अगर इस तरीके की तस्वीरें, तो ये वाकई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी बात ये कि ये आज के येलो अलर्ट है, कल ऑरेंज अलर्ट होगा। येलो अलर्ट में उतनी स्थिति खराब नहीं होती है, और उसके बावजूद अगर इस तरीके से आपको जल जमाव सड़कों पर नजर आ रहा है, जो गड्ढे हैं उसमें पानी भर चुका है, तो ये बिल्कुल नारकीय स्थिति बन जाती है। बिल्कुल निधि, आपने सही कहा, सैटरडे है, शनिवार की सुबह है, अपेक्षाकृत कम लोग ऑफिस जाते हैं, उसके बाद भी ये वाटर लॉगिंग की स्थिति है। और एनसीआर का इलाका है गुरुग्राम, वहां पर ऐसी स्थिति है। लेकिन ये दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीर है। जरा आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस किस्म का जल भराव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। और आप देखिए ये सड़क तालाब ही बनी हुई है, ये कहने में कोई गलती नहीं है। नोएडा अब आपको लिए चलते हैं, दिल्ली एनसीआर का एक और क्षेत्र नोएडा। गुरुग्राम की तस्वीर आपने देखी, दिल्ली की देखी, नोएडा चलते हैं मदिया खान के पास और उनसे जानते हैं कि नोएडा के हालात क्या हैं। मदिया। बिल्कुल, नोएडा में भी अभी कुछ देर पहले तक बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी, लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल जो बारिश है वो रुक गई है। हल्की बूंदाबांदी इस वक्त फिलहाल हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बारिश के बाद गर्मी से राहत तो लोगों को मिल जाती है, खास तौर से दिल्ली एनसीआर वालों को। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हालात जो यहाँ सिक्के का एक पहलू कह सकते हैं कि उमस गर्मी से राहत हो सकती है, लेकिन बारिश के बाद एनसीआर में भी जो दूसरी तस्वीर आई है वो परेशान करने वाली है।
तो देखिए, पूरे देश से बाढ़ बारिश की जो हालात, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी क्रम में आपको लिए चले शिमला से हमारे सहयोगी सचिन जुड़े हैं। और सचिन, सबसे पहले बताएं कि क्या कंडीशन है, बारिश के क्या हालात है और मौसम विभाग की चेतावनी क्या क्या कहती है। जी देखिए, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जुलाई 8 और 9 का, और सैलानियों को भी कहा गया है कि वो हिमाचल में जाने से परहेज करें, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का खतरा जो है लगातार बना हुआ है इस मौसम की वजह से। हालांकि गनीमत है कि आज सुबह बारिश शुरू हुई है। प्रदेश के किसी कोने से फिलहाल ऐसा कोई किसी घटना का समाचार नहीं है, पर लगातार खतरा जो है बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हम आपको दिखा दें, ये रीज मैदान है शिमला का, और यहाँ लगातार बारिश जो है सुबह से हो रही है। लोग छतरियां लेके क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि सैलानियों को जो है सलाह दी गई है कि वो हिमाचल में जाना जो है अवॉइड करें, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का खतरा जो है लगातार। ठीक है सचिन, तस्वीरें हमने देखी और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग छतरी लेकर निकले हैं। बारिश वहां पर लगातार हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है। चुनावी हिंसा में 8 लोगों की मौत की खबर। पंचायत चुनाव में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, आंकड़ा बढ़ चुका है। मतदान के बीच कई जिलों में हिंसा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, बारासात, मालदा में हिंसा, और इस दरमियान 8 जिंदगी खत्म हो चुकी हैं। ये ताजा अपडेट है, आपको बताते चले, दिखाते चले। मतदान के साथ जिस तरीके से अलग अलग लोकेशन से हिंसा की, वायलेंस की तस्वीरें आई, इसी बीच जिंदगी खोने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। ये संख्या 6 से 8 हो चुकी है। 2 तस्वीरें 2 जगहों की आपकी स्क्रीन पर, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार। इसके अलावा बारासात और मालदा में भी हिंसा हुई है और अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है।